हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ राव एकेडमी भोपाल। नमस्कार, आप सभी लोगों का राव एकेडमी भोपाल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आने वाली जो 16 फरवरी है, इस डेट को हमारा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को टारगेट करते हुए राव एकेडमी की तरफ से, ठीक है ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू की गई है। यहाँ पर हमने टारगेट रखा है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का जो भी कंप्लीट सिलेबस है, मतलब यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक, उसको हम एमसीक्यू के माध्यम से साथ में डिटेल डिस्कशन करते हुए कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमारा जो उद्देश्य है, जो टारगेट है कि 80 प्लस स्कोर हो आप सभी का जो स्कोर है वो 80 प्लस हो, तब जाके आप अपनी जो पोजीशन है मेंस में सिक्योर कर पाएंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास है इस सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्रीकल्चर इन इंडिया, भारत में कृषि। बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। यहां से भी हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करें उससे पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है आप सभी लोगों के लिए। राव एकेडमी भोपाल की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स जो 2025 है, टारगेट करते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है। देखिए, अगर बात करें टेस्ट सीरीज की, जो खास बात है यहां पर सबसे पहले सिलेबस को यूनिट वाइज कवर किया गया है, बाद में फुल लेंथ टेस्ट है और साथ में सी सेट के भी पेपर है। मतलब आपका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा और उसकी टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है ना। दूसरी चीज, यहां पर होलिस्टिक अप्रोच को ध्यान में रखते हुए वही क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं, सेम क्वेश्चन जिस तरीके के एमपीपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो रेलेवेंट टू द एमपीपीएससी प्रीलिम्स ये टेस्ट सीरीज डिजाइन की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया तो ये पर्सनली मेरा आप लोगों से सजेशन है कि टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आज तक कोई ऐसा आपको मिलेगा ही नहीं जो ये बोले कि मैंने केवल थ्योरी पढ़ी है और टेस्ट सीरीज नहीं लगाई, चाहे वो प्रीलिम्स हो या फिर मेंस। तो प्रीलिम्स में बहुत अच्छा करने के लिए, मतलब प्रीलिम्स में सिलेक्ट होने के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे टारगेटेड बैच है। ठीक है ना। जैसे बुनियाद है, मंतव्य है, संपूर्ण है, सिद्धि है, किसी भी टारगेटेड बैच को ज्वाइन करके भी आप तैयारी को शुरू कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन अभी फिलहाल चल रही है राव एकेडमी की तरफ से, वो ये है कि राव एकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो सिंपली या तो बार कोड स्कैन करेंगे या फिर गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव एकेडमी सर्च करना और एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे चल के जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो भी हमारे वीडियोस होंगे, जो भी लेक्चर्स होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मॉक टेस्ट होगा, करंट इवेंट से रिलेटेड कोई डिस्कशन होगा, या फिर जो सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है मेंटरशिप प्रोग्राम, वो सब कुछ आपको कहां पर मिलेगा? राव एकेडमी के एप्लीकेशन पर। इसलिए खुद तो डाउनलोड करना ही है, साथ में दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करना है। ठीक है ना। देखिए, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहां पर भी जुड़ करके आप राव एकेडमी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशंस हैं, उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो एक छोटे से इंट्रोडक्शन के बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज एग मार्क? आपने कई बार सुर्खियों में, कई बार खबरों में आपने पढ़ा होगा एग मार्क। वो एग मार्क क्या है? सभी लोग पहले आंसर करेंगे, फिर मैं आपको गहराई से बताऊंगा जितने भी मार्क हैं, एग मार्क, इको मार्क, हॉल मार्क, उन सभी के बारे में भी यहां पर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारा जो टारगेट है वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में किस तरीके से आपके जो नंबर हैं वो 80 प्लस आए, ये हमारी कोशिश है। ठीक है ना। तो आपको बताना है सर एग मार्क क्या है। ऑप्शन नंबर ए, इट इज अ कोऑपरेटिव कमेटी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग, कोऑपरेटिव कमेटी फॉर द फार्मर्स, a regulation for farmers welfare, mark of standard guarantee for agriculture produce। एग मार्क का क्या मतलब है? व्हाट इज एग मार्क? सॉरी, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एग मार्क क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत बेसिक होते हैं, पर हमारा जो उद्देश्य थोड़ा सा डीप में लेके चलना है कि अगर उससे रिलेटेड कुछ और भी उटपटांग सी चीजें अगर पूछता है एग्जाम में तो भी आपसे क्वेश्चन सही हो। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मार्क ऑफ स्टैंडर्ड गारंटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। आइए समझते हैं ये एग मार्क क्या है। एग मार्क एक तरह का सर्टिफिकेट है। एग मार्क एक तरह का सर्टिफिकेट है। क्या है भैया? सर्टिफिकेट है। ठीक है ना। और ये इस चीज का सर्टिफिकेट है, इस चीज की गारंटी है कि जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है
जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो सेफ है, कंज्यूमर्स के लिए क्या है, सेफ है, उसे क्या बोलते हैं, एग मार्क। बातें क्लियर है। अब ये देता कौन है, तो लिखेंगे ये इशू कहां से होता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। एक विभाग है डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केट एंड इंस्पेक्शन, और ये जो विभाग है किस मंत्रालय के अंतर्गत है, लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। क्या बातें क्लियर है, फार्मर्स वेलफेयर। अब आपके दिमाग में और तो कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा कि सर जो एग मार्क है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए एक सर्टिफिकेट है, और ये सर्टिफिकेट इस बात का बोल सकते हैं प्रमाण है, इस बात की गारंटी है कि जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर्स के लिए बोल सकते हैं हानिकारक नहीं है, ठीक है ना। अब ये कौन इशू करता है, डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केट एंड इंस्पेक्शन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई, तो लिख सकते हैं 1937। भारत में शुरुआत कब से हुई, 1937। इंपॉर्टेंट है ये डेट। भारत में एग मार्क की शुरुआत कब से हुई, 1937। ये बेसिक सी चीजें हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। अब इस क्वेश्चन के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको नोट करना है। सबसे पहले तो हॉलमार्क एग्जाम में पूछ सकते हैं। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन अगर एग मार्क से संबंधित है तो हॉलमार्क भी हमें पता होना चाहिए, इको मार्क भी पता होना चाहिए, ISI क्या है, ISO क्या है, उनके बारे में भी मैं आपको ब्रीफ में बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखेंगे जो हॉलमार्क की अगर बात करें पूरे विश्व में, तो विश्व में इसकी शुरुआत हुई 1910। लेकिन अगर बात करेंगे भारत में, तो भारत में कब से शुरू हुआ, वर्ष 2000। कब से शुरू हुआ भारत में, वर्ष 2000। और स्पेशली जो ऑर्नामेंट्स होते हैं, स्पेशली गोल्ड और सिल्वर, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटीज से रिलेटेड एक मार्क दिया जाता है जिसे बोलते हैं हॉलमार्क। इसकी शुरुआत भारत में हुई वर्ष 2000 से। अगर गोल्ड की बात करेंगे तो 2000 से, और अगर सिल्वर की बात करेंगे तो 2005 से। मतलब हॉलमार्क चांदी से बने हुए आभूषणों में कब से शुरू हुआ, आप बताएंगे सर, वर्ष 2005। ओवरऑल कब से शुरू हुआ भारत में, वर्ष 2000। विश्व में कब शुरू हुआ, वर्ष 1910। वर्ष 1910। अब इको मार्क की बात कर लेते हैं। इको मार्क का मतलब है, ध्यान से समझेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट इको फ्रेंडली है। इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि उस प्रोडक्ट के बनने में या उस प्रोडक्ट के कंजम्पशन में पर्यावरण को बहुत ही कम, मिनिमल डिसएडवांटेज या मिनिमम खतरा होने वाला है। मतलब वो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है, ऐसे प्रोडक्ट को इको मार्क दिया जाता है। और भारत में इसकी शुरुआत कब से हुई, 1991। ये सभी चीजें लिखते चलेंगे। भारत में इको मार्क की शुरुआत कब से हुई, 1991, 1991। अब दो चीजें और लिख लीजिए। एक तो है ISI, ये पाकिस्तान का खुफिया एजेंसी नहीं है। ISI का फुल फॉर्म है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। आप देखते हैं सबसे पहले इस तरीके का एक साइन बना होता है ISI। सबसे पहले वही देखते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट ISI है या नहीं है, क्या इसे इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का लाइसेंस या सर्टिफिकेट मिला है या नहीं है। तो आप बताएंगे सर ISI की शुरुआत लिखेंगे 1947। कब से हुई भारत में, 1947। हम हर वो चीज डिस्कस करेंगे, हमारा उद्देश्य ही यही है कि MBBSC प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चन आपके आने की संभावना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज आपको लिखना है ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्तर। आप लोग सुनते हैं ना अब जैसे भारत के लिए क्या दिया जाता है, ISO 9001, ठीक है ना। तो इसकी शुरुआत भी लिखेंगे 1947। ISI और ISO की शुरुआत कब से होती है, आप बताएंगे 1947। और ये भी एक तरह का सर्टिफिकेट है। जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन्हें ISO सर्टिफिकेट दिया जाता है, कंपनी होती है उनको मिलता है। एक और लिख सकते हैं जो छूटी जा रही है, लिखेंगे। अगर हमने यहां पर देखा एग मार्क, तो आपने सुना होगा
FSSAI, जो भी खाने पीने वाली चीजें होती है ना, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई बोलते हैं, ठीक है ना, जो भी खाने पीने वाली चीजें होती हैं उनको ये सर्टिफिकेट देता है, फसाई, ठीक है ना। इसकी शुरुआत लिखेंगे वर्ष 2006। मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा भी कुछ मार्क से संबंधित जानने की जरूरत है। देख सकते हैं एक मार्क क्या है, हॉलमार्क क्या है, इको मार्क क्या है, ISI क्या है, ISO क्या है और FSSAI क्या है, ये सभी चीजें नोट करेंगे। पूरे क्वेश्चन का हमें ऑपरेशन करना रहता है, पोस्टमार्टम करना रहता है और हर एक ऑप्शन को भी डिटेल से समझना रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और जो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, हु हैज रिटन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर। एक किताब है, एक बुक है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का इतिहास, हिंदी में बोलते हैं भारतीय कृषि का इतिहास। इस पुस्तक के लेखक कौन है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी S अय्यप्पा, ऑप्शन नंबर सी KB थॉमस या फिर ऑप्शन नंबर डी MS रंधावा। MS रंधावा एक सिंगर है ना, गुरु रंधावा, तो इस तरीके से भी आप चीजों को याद कर सकते हैं, चीजों को ज्यादा समय तक दिमाग में रख सकते हैं। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी MS रंधावा। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने 1770 से लेके 1960 तक का जो भारत में कृषि है, एग्रीकल्चर इन इंडिया, उसमें क्या परिवर्तन हुए उनसे संबंधित इन्होंने एक किताब लिखी है, द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा है और इसके लेखक कौन है? MS रंधावा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया से संबंधित ये 3 कथन लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है द टोटल लैंड एरिया ऑन विच क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ रीजन इज कॉल्ड नेट सोन एरिया। ऑप्शन नंबर 2 है द नेट सोन एरिया एंड द सोन मोर देन वंस टुगेदर आर कॉल्ड ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया। In India, about 43% of the total reporting area under the net zone area। बताना है कौन कौन से कथन सही है। जनरली देखिए आप लोग का लॉजिक होता है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है ना, पर हर बार ऐसा सही हो ये भी जरूरी नहीं है और आप ऐसे क्वेश्चन तब सही कर पाएंगे जब उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपके पास डिटेल से नॉलेज है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं सबसे पहले नेट जोन एरिया से संबंधित जो पहला कथन लिखा है वो बिल्कुल सही है। क्यों है? क्योंकि जो नेट जोन एरिया है उसका मतलब क्या होता है कि किसी भी क्षेत्र में, अब जैसे मान के चलिए हमारा मध्य प्रदेश है, अब पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में तो खेती नहीं हो रही है, कहीं पर शहर है, कहीं पर बिल्डिंग है, ठीक है ना, कहीं पर वाटर बॉडी है, कहीं पर पर्वत है, तो हर जगह तो खेती होगी नहीं। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर फसलें बुवाई होती है, मतलब फसलों की बुवाई होती है और फसलों की कटाई होती है, उसे आप क्या बोलते हैं? नेट जोन एरिया। आप बताएंगे सर किसी भी क्षेत्र विशेष में कितने प्रतिशत भूभाग पर फसलों की बुवाई और कटाई हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? नेट जोन एरिया। क्या बात समझ में आई क्या? तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा नेट जोन एरिया एंड द एरिया सोन मोर देन वंस टुगेदर आर कॉल्ड ग्रॉस कल्टिवेटेड एरिया। देखिए जो ग्रॉस का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली ये डबल काउंटिंग देता है। डबल काउंटिंग मतलब उन्होंने ये बोला, ये है तो दूसरा सेंटेंस बिल्कुल सही है कि जो नेट जोन एरिया है और उसमें एक ऐसे क्षेत्र को भी काउंट कर लो जहां पर 2 या 2 से ज्यादा बार फसलें उगाई जाती है। मतलब एक खेत है जहां पर रबी की भी फसलें हो रही हैं, खरीफ की भी फसलें होती हैं और बारिश के समय पर आप उसमें सब्जियां भी लगाते हो, जिसे आप लोग बोलते हैं जायद की फसलें। क्या बोलते हैं? जायद की फसलें। तो एक तो आपने बोला कि सर नेट जोन एरिया क्या है, मतलब एक साल में कितने प्रतिशत भूभाग पर फसलें उगाई जाती हैं, तो उसमें तो ये भी शामिल है और जिसमें एक बार हो रहा है वो भी शामिल है। फिर आपने दोबारा जब काउंट किया, ग्रॉस निकाला, तो इस चीज को फिर से आपने ऐड कर दिया। तो ये थोड़ा सा एक गलत तरीका होता है, पर फिर भी आपको ये चीज याद रखना है कि नेट जोन एरिया में अगर आप उन क्षेत्रों को भी काउंट करते हैं जहां पर 2 या 2 से अधिक बार फसलें उगाई जाती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं?
ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया, क्या बोलते हैं, ग्रॉस कल्टीवेटेड एरिया। अब जो तीसरा कथन है, अबाउट 43% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया इज अंडर द नेट सोन एरिया, बिल्कुल सही बात है। ऐसा इसलिए है, अगर आप देखेंगे आजादी के समय पर जो नेट सोन एरिया था वो बहुत कम था। क्यों? क्योंकि सिंचाई की सुविधा नहीं थी। दूसरा, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, उच्च किस्म के जो बीज हैं। दूसरा, जलवायु है, सिंचाई की सुविधा है, तो ये सब चीजें नहीं थी, जिसकी वजह से जो किसान है वो बहुत कम भूमि पर क्या करते थे, खेती का काम करते थे, एग्रीकल्चर का काम करते थे। लेकिन समय के साथ डेवलपमेंट हुआ, हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप देखेंगे कि जो नेट सोन एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ा है, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि नेट सोन एरिया भारत में बढ़ रहा है, ठीक है ना, क्यों बढ़ रहा है भैया, तो एक तरफ तो जनसंख्या तो बढ़ ही रही है, साथ में नेट सोन एरिया भी बढ़ रहा है। क्योंकि जो जमीन, जो लैंड कभी ऐसे ही डली रहती थी, जैसे अगर बात करें चंबल में जो बीहड़ है, अगर हमने बीहड़ का मैनेजमेंट अच्छे से कर लिया, उसे यूटिलाइज कर लिया, फिर हमारे पास नेट सोन एरिया और क्या होगा, बढ़ेगा। हमने अगर उन क्षेत्रों में भी सिंचाई की सुविधा कर दी जहां पर पानी है ही नहीं, मतलब अब वहां पर भी एग्रीकल्चर होगी, तो नेट सोन एरिया बढ़ेगा। बातें क्लियर है क्या सभी को? चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन द कंट्री वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? देश में जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत का पहला या भारत की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी कहां पर स्थापित की गई थी और कब की गई थी? 1950, 1960, 1965 या फिर 1974? देखिए इसी तरीके के क्वेश्चन एमपीपीएससी के फेवरेट होते हैं, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं। आंसर सभी को करना है, आंसर सभी को करना है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1960। ध्यान से समझेंगे, भारत में जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका नाम है गोविंद बल्लभ पंत, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960। है कहां पर? लिखेंगे पंतनगर। कहां पर है? पंतनगर। और ये है कहां पर? उत्तराखंड। गलती नहीं करेंगे उत्तर प्रदेश लगाने की। कहां पर है भैया? पंतनगर, उत्तराखंड। और अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की पहली कौन सी है, एमपीज फर्स्ट, तो लिखेंगे 1964 में बनी थी और उसका नाम है जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। और है कहां पर? मध्य प्रदेश में जबलपुर। ये सभी चीजें भी नोट करते चलेंगे, मध्य प्रदेश में जबलपुर। अगर बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है? जबलपुर में है। स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी, ठीक है ना। और उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। भारत की पहली कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 1960 में स्थापना हुई थी और है कहां पर? पंतनगर, उत्तराखंड। चीजों को एज इट इज नोट करते चलेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कोशिश करिए कि साथ में लिखें। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। भारत में जो वनाच्छादन है, फॉरेस्ट कवर है, उससे संबंधित ये 3 कथन लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है, द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर इज अबाउट 68 मिलियन हेक्टेयर और 25% ऑफ द टोटल एरिया इन द कंट्री। दिस एरिया has under the forest cover increased from 40 million hectare in 1951 to 68 million hectare in 2000। तीसरा है, for the ecological balance the forest cover should be at least 33%। ये 3 कथन लिखे हुए, आपको बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। भारत में वनों से संबंधित ये 3 कथन लिखे हुए हैं। बहुत ही अच्छा सा सवाल है, और बेसिकली ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो फॉरेस्ट का जो सर्वे होता है, जो फॉरेस्ट सर्वे है, एक बार आप लोगों को अच्छे से पढ़ के जाना है। फॉरेस्ट सर्वे, ठीक है ना, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो पब्लिश होती है, अभी रिसेंटली कब पब्लिश हुई है? 2023। कब पब्लिश हुई है? 2023। चलिए आइए समझते हैं। द एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर इज अबाउट 68 मिलियन, बिल्कुल सही बात है। जो कि मध्य प्रदेश, अगर बात करेंगे भारत में, तो भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? 25%, ये इंपॉर्टेंट है। और अगर बात करेंगे मध्य प्रदेश की, तो लगभग 31%। मध्य प्रदेश में कितना है? 31%। मध्य प्रदेश में कितना है? 31%। अगर बात करेंगे टोटल एरिया की,
तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। पूरे भारत में कितने प्रतिशत की दृष्टि से तो नॉर्थ ईस्ट में आप चले जाएंगे, मिजोरम है। पर अगर बात करेंगे लैंड एरिया की, जहां पर फॉरेस्ट कवर है, वो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना, जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 31% है। चलिए अगर बात करेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस की, मतलब किसी भी क्षेत्र में इकोलॉजिकल बैलेंस की बात करेंगे तो वहां पर मिनिमम 33% क्षेत्र में वन होना चाहिए, और यही हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी का उद्देश्य भी होता है। जैसे मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट पॉलिसी है या फिर भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, उसमें ये चीज का ध्यान दिया जाता है कि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखना है, ठीक है ना। इकोलॉजिकल बैलेंस मतलब क्या होता है? जो डिफरेंट फूड चेन्स है, डिफरेंट फूड जो वेव्स है, ठीक है ना, या फिर जो भी इकोलॉजिकल बैलेंस है, नाइट्रोजन साइकिल, प्रोटीन साइकिल्स, विटामिन साइकिल्स, तो उसे अगर मेंटेन करना है तो आपको कितने प्रतिशत भूभाग पर फॉरेस्ट होना चाहिए? लगभग 33%, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। द टोटल नंबर ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इन इंडिया, भारत में कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? 15, 17, 19 या फिर 20? भारत में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन है या फिर एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, आपको बताना है, ठीक है। कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है? एग्रो इकोलॉजिकल जोन, भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है? देखिए एग्रो इकोलॉजिकल जोन का मतलब क्या है, आपको ही पता है कि जो क्लाइमेट है उसका सीधा सा संबंध किससे है? एग्रीकल्चर से। किससे संबंध है भैया? एग्रीकल्चर से। अगर वहां की जलवायु अच्छी है, खूब बारिश होती है, तो आपको ही पता है वो फसलें जिनके लिए पानी की अधिकता जरूरी है, वहां पर वो फसलें आपको देखने को मिलेंगी। अगर कहीं पर औसत बारिश हो रही है, तो जो फसलें औसत, मतलब इनकी जो डिमांड, वाटर डिमांड है वो कम है, तो वो फसलें आपको देखने को मिलेंगी। कुल मिला के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो उसका सीधा सा संबंध किससे है? एग्रीकल्चर। अब भारत में अगर आपको कृषि को समझना है तो भारत को आपने किस में डिवाइड कर दिया? द एग्रीकल्चर इज बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है ना, कि भारत में कौन से क्षेत्र की जलवायु कैसी है और वहां पर मुख्य फसल कौन सी है, वहां की एग्रीकल्चरल कंडीशन कौन सी है, उसी को आप लोग क्या बोलते हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जोन। आपको बताना है भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 20। भारत में कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है? आप देख सकते हैं टोटल 20 है। याद रखेंगे यहां पर सीट में आपको 21 दिख रहे हैं, लेकिन 1 और 2 को मिला के क्या है? 1 है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? 20 है। हिमालय देख सकते हैं, वेस्टर्न प्लेन है, डेक्कन प्लेटू है, नदर्न प्लेन है, सेंट्रल हाईलैंड्स है, लेकिन यहां पर देखेंगे काठियावाड़ पेनिनसुला को शामिल किया गया है, वहां पर सेंट्रल हाईलैंड के साथ नॉर्थ प्लेन को भी शामिल किया गया है। डेक्कन प्लेटू है, ईस्टर्न घाट है, डेक्कन प्लेटू और सेंट्रल हाईलैंड्स है, बुंदेलखंड जिसे बोलते हैं। फिर छत्तीसगढ़ रीजन है, छोटा नागपुर है, नदर्न प्लेन है, ईस्टर्न प्लेन है। ईस्टर्न प्लेन का मतलब क्या है? जो कोस्टल प्लेन है, असम और बंगाल के जो मैदान है, नॉर्थ ईस्ट हिल्स हैं, ईस्टर्न हिमालय है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, वेस्टर्न घाट और कोस्टल प्लेन है, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है, मतलब जो आइसलैंड्स है। तो कुल इतने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है, ध्यान से लिख सकते हैं कितने टोटल? 20। ये याद रखना है कितने भैया? 20। कोई कितना भी भटकाए आपको गलत नहीं करना, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है। बातें क्लियर है क्या? जैसे देखिए ये हमारा क्या हो गया? वेस्ट हिमालय, ये हमारा क्या हो गया? ईस्ट हिमालय, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, अगर 1-2 बार मैप से प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। हाल फिलहाल केवल एक चीज तो आप ध्यान ही कर सकते हैं, अगर आपसे पूछे गए जैसे महाराष्ट्र है वो किसके अंतर्गत आएंगे? आप बताएंगे सर डेक्कन वाला हिस्सा आपको देखना रहेगा। मध्य प्रदेश अगर देखेंगे तो यहाँ पर बुंदेलखंड वाला ये वाला क्षेत्र है, ये वाला सेंट्रल हाईलैंड्स है, ये मालवा का पठार है। तो इस तरीके से कुछ कुछ आइडिया लगा के आप तो फिलहाल अभी प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन सही कर ही सकते हैं। इतनी चीजें बस आपको दिमाग में याद रखना है। कितने एग्रो इकोलॉजिकल जोन है? 20। ये बार बार आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश में कितने? टोटल 11 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 11 है। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 11, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज हायर परसेंटेज ऑफ फैलो लैंड? निम्नलिखित में से किस राज्य में पड़ती भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? ये पड़ती भूमि क्या है सबसे पहले तो वो समझना है। फिलहाल आप सभी लोग आंसर करेंगे कि भारत के किस राज्य में पड़ती भूमि या फैलो लैंड का जो प्रतिशत है वो सबसे अधिक है।
बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है जो फेलो लैंड है उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा कहां पर है, किस राज्य में है। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। आइए समझते हैं ये है क्या फेलो लैंड। एक समझते हैं बात को, फेलो लैंड, फेलो लैंड जिसके आप लोग हिंदी में बोलते हैं परती या परती बोलते हैं, कहीं कहीं पर पड़ती बोलते हैं, पड़ती बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि मान के चलिए कि कोई भी एक क्षेत्र है, ये आपका खेत है, अगर आप इसमें कंटिन्यूअस इसमें आप फसल बो रहे हैं, कंटिन्यूअस आप इसमें खेती कर रहे हैं, तो एक टाइम होगा ना भाई, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, आप सुनना होगा कि मिट्टी में जो प्रोटीन फिक्सेशन है, एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो अगर आप कंटिन्यूअस यहां पर क्रॉपिंग कर रहे हैं, फसल बुवाई कर रहे हैं, फसलों की कटाई कर रहे हैं, तो जो धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं या बोल सकते हैं जो फर्टिलिटी है, जो उत्पादकता है, वो क्या होगी, इरोड होगी, कम होने लगेगी। होगी कि नहीं होगी भाई? आप एक साइकिल तो कंप्लीट होने दो, नाइट्रोजन साइकिल तो कंप्लीट होने दो। वो नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट हो नहीं पाती है, आप उस पर फसलों की बुवाई कर देते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो धीरे धीरे जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो पोषक तत्व हैं और जो उत्पादकता है, उर्वरता है, वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आप उसी खेत में बार बार फसलों की बुवाई कर रहे हो, एग्रीकल्चर कर रहे हो। तो पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोगों क्या करते थे, हालांकि उनकी ये टेक्निक भी थी और उनकी ये मजबूरी भी थी, पहले के लोगों की ये मजबूरी भी थी। क्यों? क्योंकि रबी की फसल के लिए जो पानी है, जो सिंचाई है, उसकी सुविधा थी नहीं, तो रबी की फसलें हमेशा कम आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इरिगेशन या सिंचाई की सुविधा नहीं थी। दूसरी बात, उनकी ये टेक्निक भी हुआ करती थी, कि फसलों या उस पर्टिकुलर जो खेत है, जो आपका लैंड है, उसे आप 1 साल से लेके 3 साल तक खाली छोड़ दो। कोई भी खेत है उसे 1 साल से 3 साल के लिए खाली छोड़ दो। खाली छोड़ दो मतलब वहां पर कोई भी फसलों का उत्पादन मत करो, कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी मत करो। इससे क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इनहेंस करेंगे, बढ़ेंगे, और जो फर्टिलिटी है वो भी बढ़ेगी। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो खेत है जिसे आपने 1 या 3 साल के लिए छोड़ के रखा है, किस लिए रखा है? ताकि न्यूट्रिएंट्स फिर से इनहेंस हो जाएं, जो पोषक तत्व है फिर से बढ़े, उर्वरता और बढ़े। इसी को आप क्या बोलते हैं? परती भूमि। क्या बोलते हैं? परती भूमि या फेलो लैंड। जैसे, ठीक है ना, परती भूमि या फेलो लैंड। क्या बातें क्लियर है? और सबसे ज्यादा जो परती भूमि है वो सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलती है? कर्नाटक। कहां पर? कर्नाटक। क्या बातें क्लियर है सभी को? सबसे ज्यादा कहां पर देखने को मिलेगी? कर्नाटक। चीजों को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द लैंड लोकली नोन एज रेह? किस प्रकार की भूमि को स्थानीय तौर पर रेह के नाम से जाना जाता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां पर आपसे मिट्टी के दूसरा नाम पूछा गया है कि किस मिट्टी को दूसरा नाम क्या बोला जाता है? रेह। देख सकते हैं ऑप्शन, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फिर आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन को पहले तसल्ली से आराम से पढ़ना है, चारों ऑप्शन। क्लियर है क्या? अब देखिए जो रे है, ऑप्शन नंबर 1 पढ़ेंगे। द लैंड अंडर द सेटलमेंट, रोड, माइंस एंड क्वेरीज along with the barren lands are included in this category. दूसरा ऑप्शन है द लैंड एरिया on which crops are grown in a region. It is the land in which crops were raised for some period of the time but has not been cultivated for the last 5 years due to the certain deficiency such as alkalinity. When the lands are left unused to regain their lost fertility in a natural way. In a natural way. तो देखिए एक एक करके चीजों को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि जो हमारा क्वेश्चन है, रे का मतलब क्या है कि अगर किसी मिट्टी में सैलिनिटी या फिर बोल सकते हैं अल्कलाइन, क्षारीय हो गई, कहीं पर मिट्टी में जो सॉल्ट है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा है, अगर किसी मिट्टी में सैलिनिटी या अल्कलाइनिटी है, मतलब उस मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। अब उस मिट्टी में पैदावार कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, ऊसर, क्या बोलते हैं, ऊसर या इनफर्टाइल, क्या बोलते हैं, इनफर्टाइल। क्या बातें समझ में आई? या कहीं कहीं पर इसी को हम बोलते हैं रेह, या इसी को कहीं कहीं पर हम बोलते हैं कलार। क्या बातें समझ में आई? तो रेह, कलार या ऊसर या अल्कलाइन या सेलाइन, वो दोनों एक ही है, मतलब ये सब कुछ क्या है, सेम है। बातें समझ में आई क्या? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए कि जहां पर भी टोटल फसलों की बुवाई होती है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया, कि जितने क्षेत्र में फसलों की बुवाई हो रही है, फसलों की कटाई हो रही है या फसलों का उत्पादन हो, उसे हम बोलते हैं नेट सोन एरिया। जो ऑप्शन नंबर डी है उसी को तो हम बोलते हैं फैलो। क्या बोलते हैं, फैलो या परती। हम जमीन को अपनी या खेत को 1 साल से लेके 5 साल तक छोड़ के रखते हैं कि इसकी जो फर्टिलिटी है वो प्राकृतिक रूप से नेचुरली क्या हो जाए, बढ़ जाए, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, परती भूमि या फैलो लैंड। तो देख सकते हैं हमारा जो आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। सभी लोग अच्छे से नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़े। आगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए उसके पहले इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गई आप सभी लोगों के लिए। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए राव अकेडमी भोपाल की तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू की गई है। अगर अभी तक आप लोगों ने खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर नहीं किया तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करना है 8319618002 और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना है, ठीक है ना। ये हमारे टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है और टेस्ट सीरीज का जो प्लान है, देख सकते हैं यूनिट वाइज सिलेबस कवर किया गया है। सबसे खास बात तो बताना भूल गया, ये आपको मात्र 99 रुपए पर मिलने वाली, मतलब देख सकते हैं आर्थिक रूप से भी आपके फायदे की ही बात है यहाँ पर, 99 रुपए। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है वो ये है कि राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो या तो बारकोड का उपयोग करेंगे या फिर सिंपली गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, राव अकेडमी सर्च करना है और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। देखिए कभी भी कोई भी फायदे की बात होती है, स्पेशली अगर बात करें एजुकेशन की, तो खुद तो लेना ही है, साथ में दोस्तों को भी बताना है, ठीक है ना। तो इस क्लास के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यहाँ पर भी जुड़ करके आप जो भी अनाउंसमेंट है, जो भी नोटिफिकेशंस हैं, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, क्लास PDF हो, वो सब कुछ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर एक छोटे से इंट्रोडक्शन, एक छोटे से प्रमोशन के बाद फिर से हम क्लास में वापस आते हैं और आज की क्लास का जो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द फार्मिंग इज सुटेबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स लाइक शुगर केन, व्हीट एंड राइस। किस प्रकार की फसल चाहिए, शिफ्टिंग, इरिगेटेड, सबसिस्टेंस या फिर टेरेस, सबसिस्टेंस, टेरेस, इरिगेटेड या फिर शिफ्टिंग। किस प्रकार की कल्टीवेशन जरूरी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही बोल सकते हैं बहुत ही घुमाने वाला क्वेश्चन है, कई लोग गलत करेंगे। चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर बी, इरिगेटेड फार्मिंग। ये घुमाने वाला क्वेश्चन था, एकदम सिंपल सा। देखिए आपको भी पता है कि जो चावल है, गेहूं है और शुगर केन है, इन तीनों को ही सिंचाई की बहुत जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, सिंचाई, मतलब इनके लिए पानी की उपलब्धता होनी जरूरी है, ठीक है ना। पानी की उपलब्धता होना जरूरी है, मतलब इन फसलों को सिंचाई की जरूरत लगती है, ठीक है ना। तो इन्हें बोलते हैं इरिगेटेड फार्मिंग। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको भी पता है, जिसे आप लोग बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न। और ये आपको मोस्टली कहां पर देखने को मिलेगा, जो ट्राइबल एरिया है, जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो भी जनजातियां हैं, वो मोस्टली स्लैश एंड बर्न या इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, जो पहले के जमाने में लोग करते थे कि आप उतना ही अनाज उगा रहे हैं जितना आपके परिवार के भरण पोषण के लिए जरूरी है। दिस इज द सबसिस्टेंस, मतलब आप एक्स्ट्रा या सरप्लस प्रोडक्शन की बात सोच ही नहीं रहे हो, उसे बोलते हैं सबसिस्टेंस या प्रिमिटिव फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग केवल और केवल आपको याद रखना है, जो मोस्टली याद रखना है
कॉफी के लिए जरूरी होता है टेरेस बना के, और दूसरा चाय के लिए, इस तरीके से टेरेस बने होते हैं ताकि पानी रुके ना, तो इस तरीके से टेरेस बने होते हैं, यहां पर फसलें उगाते हैं, जो भी पानी है, वर्षा का पानी है, वो रुके ना, ठीक है ना, टेरेस बनाते हैं। बातें क्लियर है क्या? तो टेरेस फार्मिंग हमेशा कॉफी और चाय के लिए देखी जाती है, कॉफी और चाय। चीजों को नोट करते चलेंगे, कोई डाउट हो तो वो चीज भी आप लोग पूछेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर है, द लोअर गैंगेटिक प्लेन इज कैरेक्टराइज्ड बाय ह्यूमिड क्लाइमेट विथ हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। देखिए हाई टेम्परेचर तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से है, और ह्यूमिड क्लाइमेट किसकी वजह से है? मानसून की वजह से है। द पेयर ऑफ द क्रॉप इज मोस्ट सुटेबल फॉर दीज रीजन। आपको भी बताना है कि कोई एक ऐसा क्षेत्र है, ध्यान से समझना मेरी बात, यहां पर ये यूपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर टेम्परेचर अधिक है। एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो कितना है? 25 से लेके 37 डिग्री तापमान है, औसतन तापमान, ठीक है ना। मतलब वो जो एरिया है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ट्रॉपिक्स में है वो क्षेत्र। दूसरा, वहां पर जो बारिश है, जो रेनफॉल है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हवाओं में नमी ज्यादा है, रेनफॉल भी अच्छी खासी है। आप खुद सोचिए कोई एक ऐसा क्षेत्र जहां पर तापमान और आपको रेनफॉल के बारे में पता चल गया, साथ में आपको मिट्टी भी बता दी गई कि वहां पर मिट्टी कैसी है, जलोढ़ मिट्टी। आप खुद बताइए कि वहां की मुख्य फसल क्या होगी? आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। पैडी एंड कॉटन, वीट एंड जूट, पैडी एंड जूट, वीट एंड कॉटन, कौन सी फसल है? अब एक एक करके समझते हैं। देखिए जो ऑप्शन नंबर 1 है, तो पैडी तो ठीक है, धान की खेती के लिए तो ये कंडीशन बिल्कुल सही है, बट क्या कॉटन के लिए जरूरी है? नहीं, क्योंकि सर कॉटन के लिए तो काली मिट्टी चाहिए, मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। फिर दूसरा वीट एंड जूट, देखिए जूट तो सही है, जूट के लिए तो ये कंडीशन परफेक्ट है, बट वीट के लिए नहीं है, क्योंकि वीट के लिए एवरेज रेनफॉल चाहिए। क्लियर है? वीट के लिए एवरेज रेनफॉल, मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। वीट के लिए मध्य भारत में कौन सा एरिया सबसे ज्यादा फेमस है? नदन प्लेन, और नदन प्लेन में भी कौन सा? मिड गंगा, मतलब जो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है। तो ये वाला ऑप्शन भी भैया गलत है, दूसरा ऑप्शन जो तीसरा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि धान और जूट के लिए लोअर गंगेटिक मतलब क्या होता है कि अगर हम मैप की बात करें, छोटा सा मैप आपके लिए बनाऊंगा, तो अगर हम लोअर गंगेटिक की बात करें तो ये तो अपर है, जहां पर आपको देखने को मिलता है तराइन वाला क्षेत्र, ये वाला मिडिल हो गया, और जो वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है वो कहलाता है लोअर। तो वेस्ट बंगाल में आपको भी पता है चावल और जूट जिसे आप लोग पटसन बोलते हैं, उसका उत्पादन भी होता है। तो या तो याद करके जाइए या तो लॉजिक से लगाइए, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर होगा पैडी एंड जूट, ठीक है। देखिए वीट और कॉटन के लिए दक्कन का पठार लिख लेंगे, दक्कन प्लेटू। क्यों? क्योंकि गेहूं के लिए काली मिट्टी जरूरी है और कॉटन के लिए भी काली मिट्टी जरूरी है, तो ये लिख सकते हैं। अच्छा बताइए कॉटन कौन सी फसल है? खरीफ या रबी? कॉटन कौन सी फसल है? खरीफ या रबी? कमेंट करके बताएंगे। जो कॉटन या कपास है वो किस प्रकार की फसल है? वीट है या रबी? लिखेंगे खरीफ। कॉटन खरीफ की फसल है, गलती नहीं करना, कॉटन खरीफ की फसल है, एग्जाम में पूछा जा चुका है इसलिए मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। द इंपैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज फेल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया। भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसका प्रभाव किस फसल पर सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए वीट, ऑप्शन नंबर बी राइस, ऑप्शन नंबर सी मिलेट, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑयल सीड। आपको बताना है कि हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो किस फसल में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन का जो असर है, जो प्रभाव है, वो भारत में किस फसल में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा? क्लियर है? चलिए देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए वीट। अगर बात करें वीट में कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट हुआ, तो लिखेंगे 500% प्रोडक्शन बढ़ गया पूरे भारत में, 500%। दूसरी बात, अगर बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन की, उसमें 3 चीजें आपको याद रखना है। सबसे पहले तो हाई यील्ड वैरायटी सीड,
क्या बोलते हैं, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स। मतलब जो उच्च गुणवत्ता वाले बीज हैं उनको लाना, ठीक है। जो दूसरी बात यहां पर ध्यान दी गई वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जैसे बिजली है, जैसे डैम है, जैसे नहरें हैं सिंचाई के लिए, उसका विकास करना। और जो तीसरा है फर्टिलाइजर, जो केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड जिसे बोलते हैं, ठीक है ना, इनका प्रोडक्शन। तो अगर आप किसी भी क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा कर देते हैं, बिजली की सुविधा कर देते हैं, अच्छे उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं और फसलों को कोई बीमारी ना लगे, इस वजह से आपने केमिकल्स भी वहां पर ला लिए, ठीक है ना, तो अब वहां पर प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। इसी को हमने क्या बोला, दिस इज द ग्रीन रेवोल्यूशन। और इसकी शुरुआत भारत में किसने किया था, MS स्वामीनाथन। जनक बोले जाते हैं MS स्वामीनाथन। और शुरुआत कब हुई थी भारत में, 1967। और उस समय पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 3rd 5 ईयर प्लान। तो इससे ज्यादा अब कुछ पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बचती नहीं है। और जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसका सबसे ज्यादा जो असर है, जो प्रभाव है, वो किस पर देखा गया है, गेहूं पर। लगभग अगर बात करेंगे 500%, ठीक है ना, प्रोडक्शन बढ़ा है। चीजों को नोट करते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाउ डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट द क्रॉप्स इन नॉर्थ इंडिया। जो पश्चिमी विक्षोभ है, हमने जलवायु वाली क्लास में भी ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ है, वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है, ठीक है ना, उत्तर भारत में फसलों को किस प्रकार प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए, दे कॉज हेवी डैमेज टू द स्टैंडिंग क्रॉप, दे ब्रिंग इन लोकस्ट विच डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। लोकस्ट मतलब समझ रहे हो आप, टिड्डा, ठीक है ना। दे आर बेनिफिशियल टू द क्रॉप्स बाय कॉजिंग विंटर रेन, दे हेल्प इन कीपिंग द प्लांट्स वार्म टू सम एक्सटेंट इन द विंटर। अब आपको बताना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका क्या यूज है, क्या फायदा करता है। ये बेसिकली ज्योग्राफी में क्लाइमेट का भी क्वेश्चन हो सकता है, पर कनेक्टेड है। जिसको क्लाइमेट पता है, मतलब जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पता है, वो इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से जवाब दे सकता है। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फिर एक बार डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हमारा प्यारा भारत है, नॉर्थ ईस्ट वाला ये वाला क्षेत्र है, और ये हमारा छोटा सा मैप मैंने बनाने की कोशिश की। यहां पर कहीं पर मेडिटेरियन सी है, कौन सा है, भूमध्य सागर। अब देखिए भूमध्य सागर में जो भी साइक्लोनिक कंडीशन है उसकी वजह से इस तरीके से वाटर वेपर्स इवेपोरेशन होता है। अब आपको ही पता है जो प्लानेटरी विंड्स हैं उनमें से एक है पछुआ पवने, जिसे आप लोग बोलते हैं वेस्टर्लीज। क्या बोलते हैं, वेस्टर्लीज। अब इस तरीके से जो वेस्टर्लीज हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, और भूमध्य सागर के पूर्व में कौन सा है भैया, भारत देश है। और भारत में यहां पर है अरावली। कौन सा पर्वत है, अरावली। अब ये जो हवाएं हैं इस तरीके से अरावली पर्वतों से टकराएंगी, और ये वाला जो क्षेत्र है राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, यहां पर ठंड के मौसम में बारिश होती है। ये जो बारिश है अभी वर्तमान में जो रबी की फसलें हैं, कौन सी फसलें हैं, रबी की फसलें, जिनको सिंचाई की जरूरत है उनके लिए क्या है, वरदान है, ठीक है ना, मतलब एडवांटेजियस है या फायदेमंद है। चीजों को नोट करते चलेंगे, कोई भी डाउट होगा तो वो चीज भी पूछेंगे, ठीक है ना। तो विंटर रेनफॉल है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और ये रबी की फसलों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल या फायदेमंद होने वाली है। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, द एवरेज साइज ऑफ, बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, द एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग इज लार्जेस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब देखिए ये 4 राज्य दिए हुए हैं, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। आपको बताना है जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा कहां पर है। एवरेज की बात की गई है, एवरेज मतलब औसतन जो ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा किस राज्य में है, ये दिए गए ऑप्शंस में, ठीक है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। अगर इन ऑप्शंस की बात करेंगे तो पंजाब है। सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि आखिर है क्या। एवरेज
ऑपरेशनल एवरेज ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, ये है क्या? एक फॉर्मूला लिखूंगा, टोटल नेट सोन एरिया, टोटल नेट सोन एरिया मतलब कितने क्षेत्रफल में फसलों की बुवाई हो रही है, फसलें उगाई जा रही हैं, फसलों की कटाई हो रही है, और अगर आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, टोटल पॉपुलेशन से आप लोग डिवाइड करेंगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि औसतन प्रति व्यक्ति कितनी भूमि पर कृषि या फसलों का उत्पादन हो रहा है। उसी को आप लोग बोलते हैं एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग। बातें समझ में आई क्या? दूसरी बात अगर बात करेंगे भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा, फिर भारत में सबसे कम, और फिर हमारा काम क्या है? भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सबसे कम, भारत की औसत कितनी है? औसत इन भारत, एवरेज इन इंडिया, और औसत इन मध्य प्रदेश। ये चार डेटा आपको याद रखना है, ये चार डेटा आपको याद रखना है। तो देखिए भारत में जो सबसे ज्यादा है वो लिखेंगे नागालैंड, और जो सबसे कम है लिखेंगे केरल। अगर भारत औसत और मध्य प्रदेश का तो लिखेंगे 2.2 हेक्टेयर, 2.2 हेक्टेयर, 2.2 हेक्टेयर, और भारत में लिखेंगे 1.08 हेक्टेयर। ठीक है ना? नागालैंड की कितनी है? लगभग 5 हेक्टेयर। कितनी है? 5 हेक्टेयर। पर दिए गए ऑप्शंस में पंजाब ही है हमारा सही आंसर। ठीक है, पंजाब में प्रति व्यक्ति जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है वो सबसे ज्यादा है दिए गए ऑप्शन में। ओवरऑल कहां पर है? नागालैंड में। क्लियर है क्या? क्या बातें क्लियर है? अगर बात करेंगे केरल में मात्र 0.18 हेक्टेयर, ये भी लिखी लो। ठीक है ना? तो ये ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग से संबंधित अगर कभी भी कोई चीज पूछेगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होना चाहिए। सर टोटल नेट सोन एरिया में अगर आप टोटल पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति कितनी भूमि पर खेती की जा रही है, वहां से आपकी वैल्यू निकल आएगी। सबसे ज्यादा कहां पर है भैया? अगर बात करेंगे नागालैंड प्रतिशत की दृष्टि से, या फिर वहां पर कम पॉपुलेशन है तो प्रति व्यक्ति कितना आएगा? ज्यादा डेटा आएगा, 5 हेक्टेयर। सबसे कम केरल है 0.18, औसत कितना है भारत का? 1.08, और मध्य प्रदेश का औसत कितना है? 2.2 हेक्टेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इज पायोनियर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? आपको बताना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, ठेके पर लेके खेती करना, कॉन्ट्रैक्ट या इसी को बोलते हैं अनुबंध कृषि। क्या बोलते हैं? अनुबंध कृषि या अनुबंध खेती। एक एग्रीमेंट होता है कि आपको मैं इतने रुपए दूंगा और 1 साल तक ये जमीन मेरी है, यहां पर मैं फसलों का प्रोडक्शन करूंगा आपके बदले में। तो ये दो तरीके से होता है, या तो 50-50, या तो जिस तरीके से आपका कॉन्ट्रैक्ट जम गया 1871 जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसी के तहत ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है। तो भारत में अनुबंध खेती का अग्रणी कौन है या फिर पायोनियर कौन है? सबसे पहली बार कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है उसकी शुरुआत कहां से हुई? हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। भारत में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की शुरुआत सबसे पहली बार कहां हुई? ठीक है ना? सबसे पहली बार कहां हुई? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। और देखिए यहां पर समझने वाली बात है, यहां पर पूछा गया है पायोनियर। पायोनियर मतलब वो व्यक्ति या वो पर्टिकुलर प्लेस जहां पर कोई भी चीज पहली बार होती है उसे बोलते हैं पायोनियर। ठीक है ना? जो पहली बार होती है। तो सबसे पहली बार कहां पर हुई थी भैया? पंजाब में। और कब हुई थी? 1950। कब हुई थी? 1950 में। आपको बता दूं एक कंपनी है पेप्सिको जो कोल्ड ड्रिंक बनाती है, वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरुआत की। कहां पर? पंजाब में। तो ये चीज तो आंसर आपको याद रखना है। पर अगर बात करेंगे कि पहला राज्य, भारत में पहला राज्य कौन है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित कानून बनाया, लीगलाइज किया, किसने है? तो लिखेंगे तमिलनाडु। तमिलनाडु। क्यों? तमिलनाडु में अभी एक एक्ट पास हुआ है, लिखेंगे तमिलनाडु एग्रो प्रोडक्ट या एग्रो प्रोड्यूस कॉमा लाइफ स्टॉक एंड कॉन्ट्रैक्ट
फॉर्मिंग एक्ट 2019। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लीगलाइज या सबसे पहली बार कानूनी दर्जा या कानूनी किसने घोषित किया है, तमिलनाडु। पर सबसे पहली बार शुरुआत कहां हुई थी, पंजाब में। कौन सी कंपनी है, पेप्सिको कंपनी। कब शुरुआत हुई, 1950। अब तो लगभग भारत में हर जगह पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखने को आपको मिल जाएगी। चीजों को नोट करते चलेंगे। ये बेसिक से डिफरेंस आपको पता करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में आप पंजाब और तमिलनाडु दोनों है तो लगा दो तमिलनाडु। तमिलनाडु तब लगाओगे जब क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहली बार कानून किसने बनाया था, ठीक है ना। तो बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेंगे सभी लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। जो नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं, इन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, जो कि पूरे विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक बोले जाते हैं। पूरे विश्व में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक बोले जाते हैं। इनका संबंध किस देश से है, ये किस देश से है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री नॉर्मन बोरलॉग बिलोंग, ठीक है ना। इनका संबंध किस देश से है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहां पर मैंने दो चीजें आपको नहीं बताई, उसमें से एक तो आपको बता ही देता हूं। जो रैंक, हमेशा क्वेश्चन एग्रीकल्चर में रैंक से संबंधित आती है। हमेशा जो क्वेश्चन है वो रैंक से संबंधित आते हैं। रैंक मतलब किसका कौन सा स्थान है। तो एक चीज मैं आपको बताए दे रहा हूं, ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ओवरऑल फूड ग्रेन अगर बात करेंगे कुल खाद्यान्न फसलों की, तो उसमें से जो रैंक है आपको याद रखना है कौन कौन से। जो पहला नंबर है उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर है मध्य प्रदेश और तीसरा नंबर है पंजाब। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। आप लोगों के लिए मैं आपको एक होमवर्क भी समझ लीजिए, या आप लोगों को एक बोल सकता हूं टास्क दे रहा हूं जो आप अपने पर्सनल लेवल पे करना है। जैसे वीट है, बताने के लिए तो मैं भी यहां पर बता सकता हूं। फिर जैसे राइस है, जैसे आप बोल सकते हैं पल्स है, और ऑयल सीड है, ऑयल सीड है, या फिर कोर्स ग्रेन भी लिख सकते हैं, कोर्स ग्रेन, मोटे अनाज। इन पांच फसलों के बारे में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, क्योंकि अभी जो इकोनॉमिक सर्वे आएगा हो सकता है प्रीलिम्स के पहले आ जाए। तो इकोनॉमिक सर्वे में ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी कि गेहूं का उत्पादन करने वाले शीर्ष 3 राज्य, चावल का उत्पादन करने वाले जो शीर्ष 3 राज्य हैं। तो इस तरीके से आप एटलीस्ट 3 राज्यों के बारे में लिख लीजिएगा। और उसमें आप लोग अगर एमपीपीएससी के लिए जा रहे हैं तो एमपी को जरूर हाईलाइट करना है कि एमपी किस पोजीशन में है, दूसरे में है, पहले में है, तीसरे में है, ठीक है ना। हालांकि अगर अभी तक आप लोगों ने एमपी वाली क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है ना, तो अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ राव अकेडमी का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, वहां पर मैंने आपको एग्रीकल्चर इन एमपी, मध्य प्रदेश में कृषि भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया है। ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी है वहां पर, और डिटेल से हमारी थ्योरी क्लास भी है। तो वहां पर ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि एमपी की कौन कौन सी रैंक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उसके पहले फिर से मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, राव अकेडमी की तरफ से एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 को टारगेट करते हुए टेस्ट सीरीज शुरू की गई है, या टेस्ट सीरीज चल भी रही है, ठीक है ना। तो अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज के लिए खुद को रजिस्टर नहीं किया, तो अभी क्लास खत्म होने के बाद इस दिए गए नंबर पर कॉल करेंगे 8319618002, और खुद को टेस्ट सीरीज के लिए सभी को रजिस्टर करना है, ठीक है ना। बातें क्लियर है क्या सभी को। अब देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है अभी फिलहाल वो ये है, राव अकेडमी का ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आ चुका है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया, क्लियर है क्या, तो इस बार कोड का उपयोग करते हैं, या फिर सिंपल गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, राव अकेडमी सर्च करेंगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। देखिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। लाइक जो भी हमारी क्लासेज होंगी, जो हमारे वीडियोज होंगे, डेली क्विजेज होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम होगा, करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन होगा, वो सब कुछ आपको इसी एप्लीकेशन पर मिलेंगे। ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लाइक फेसबुक है, यूट्यूब है और टेलीग्राम है। यहाँ पर भी जुड़ करके आप राव अकेडमी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अनाउंसमेंट है, नोटिफिकेशन है, क्लास से रिलेटेड या फिर क्लास पीडीएफ है, वो सब कुछ यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना।
चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास में हमने एग्रीकल्चर इन इंडिया के बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट और डेटा दोनों ही बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस किए हैं। आई होप आप लोगों को आज का ये सेशन, आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो आप लोग एक टीचर के लिए कर सकते हैं, एक क्लास के लिए कर सकते हैं, कि दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सो थैंक यू क्लास एंड विश यू ऑल द बेस्ट।